नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और इन सवालों से जुड़ा आपका सरोकार हो और देश का हाल हो तो वो सवाल जरूर पूछने चाहिए। और ये मंच आपकी आवाज को जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है। आप अपने सवाल, अपनी राय हम तक पहुंचाइए और हम तो पूछेंगे के जरिए हम देश के हुक्मरानों तक ले जाएंगे आपकी चिंताओं को। आज एक और खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज 1 घंटे तक एक बड़ा मामला क्योंकि भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, मामला भारत पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगला 1 घंटा इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। आतंक पर नवाज शरीफ क्या घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? नवाज शरीफ ने देर रात को कल संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया है। शरीफ इतने शरीफ निकले कि उन्होंने पाकिस्तान को ही आतंकवाद से पीड़ित साबित करने की पूरी कोशिश की और भारत पर कई आरोप मढ़े। इस बड़े मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज दिन भर हुआ क्या। कुछ खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में आज चर्चा करेंगे आतंकवाद पर नवाज शरीफ के घड़ियाली आंसू की, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बोले गए सफेद झूठ की। पहले सुनिए क्या बोले शरीफ। Causing civilian deaths, including women and children. Wisdom dictates that our immediate neighbor refrains from fomenting instability in Pakistan. The two countries should address and resolve the causes of tension and take all possible measures to avert further escalation. That is why I want to use the opportunity today to propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. नवाज खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताते हैं, लेकिन इस मसले पर पाकिस्तान ही उनका झूठ बेनकाब करता है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का पीड़ित है तो फिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसकी जमीन पर कौन दे रहा था पनाह? तालिबान के सरगना मुल्ला उमर की पाकिस्तान में मौजूदगी की खबरें कहां से आती हैं? हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे खुल्लम खुल्ला उगलते हैं जहर? लखवी जैसे आतंकियों को रात के अंधेरे में कौन करता है जेल से रिहा? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की सरजमी पर जिंदा पकड़े गए कसाब नवेद और सज्जाद को चोरी छिपे कौन कराता है घुसपैठ? पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम नहीं, अपनी पॉलिसीज का है। हकीकत में ये आतंकवाद का मुख्य स्पॉन्सर है। आतंकवाद ही नहीं, पाकिस्तान के झूठ का हर मोर्चे पर हो गया है पर्दाफाश। पहले देखिए और सुनिए कश्मीर पर नवाज के घड़ियाली आंसू। 3 generations of Kashmiris have only seen broken promises and brutal oppression. Over 100,000 have died in their struggle for self-determination. और अब देखिए ये तस्वीरें उस कश्मीर की हैं जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, उस कश्मीर की जिसे पाकिस्तान का झूठ आजाद कहता है, मगर वहां के बाशिंदों की हालत गुलामों से बदतर है, जो पाकिस्तानी फौज के चंगुल से छूटकर वापस भारत में शामिल होना चाहते हैं। कश्मीरियों के दर्द का रोना रोने वाले नवाज को क्या अपने गुलाम कश्मीरियों का दर्द नहीं दिखता? पाक पीएम ने सही कहा है कि विदेशी दखल है, हालांकि उन्हें कब्जा करने वाले के बारे में गलत बताया। हम मांग करते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर जल्द से जल्द खाली कर दें। जी हां, क्या ये गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी फौज का आतंकवाद नहीं है? इसीलिए हम तो पूछेंगे कि क्या नवाज आतंकवाद के नाम पर संयुक्त राष्ट्र में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? जरा ध्यान से हम तो पूछेंगे में आज के सवाल को जरा दोबारा सुनिए, क्योंकि इसके जरिए आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है कि क्या नवाज शरीफ आतंकवाद के नाम पर संयुक्त राष्ट्र में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे? अगर आपको लगता है हां तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP और #HellInPOK के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं ट्वीट करके। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर पर जाकर भी आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। और इस शो के दौरान
मैं गारंटी दे रहा हूं कि कुछ राय, कुछ टिप्पणियां जरूर हम शामिल करेंगे जो आपने हम तक भेजी है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से। परिचय कराता हूं खास मेहमानों का आज के पैनल का। भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डिप्लोमैट पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नवेद चौधरी साहब मेरे साथ हैं और साथ में पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट मेहर तारर भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ी हुई हैं। थोड़ा ऑडियो पहले 45 सेकंड आप सबको ओपनिंग रिमार्क को लेकर और उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमान की बारी। नवेद चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, उन्होंने वो बातें क्यों नहीं बताई कि तमाम बड़े बड़े आतंकी किस तरीके से पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं? क्या उस पर उनको रोशनी नहीं डालनी चाहिए थी? आपके ओपनिंग रिमार्क्स 45 सेकंड में। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कल की स्पीच का, उससे हमारे ही पार्टी के कुछ लोगों के रिजर्वेशन हो सकते हैं। हम पार्टी समझते हैं कि वो मुद्दे और सही तरह नहीं बयान कर सके जो उन्हें बयान करने चाहिए थे। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है और टेररिज्म का ताल्लुक है, इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम उसी का शिकार हुआ है। ये बात कह देनी कि पाकिस्तान खुद अपनी वजह से शिकार है, मैं बात समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। उसामा बिन लादेन की आपने बात की, इस तरह मुल्ला उमर की बात की, हाफिज सईद की बात की, ये बातें आपके हिसाब से बिल्कुल जायज होंगी, दुरुस्त होंगी, लेकिन इसके पीछे जो चीजें छुपी हैं वो भी आपके सामने है, वो दूर नहीं है। जब यही बातें हम हमारी पार्टी यहाँ कहती थी, हमने जब मिलिटेंसी के खिलाफ कहा था कि जो पार्टी। जी 45 सेकंड हुए चौधरी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान की तरफ से राजीव डोगरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो स्पीच दिया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने UNGA में, एक तरीके से पिक्चर ऐसी पेश करने की कोशिश की गई कि जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और पाकिस्तान ही सबसे बड़ा विक्टिम है। लेकिन जो हम POK की तस्वीर देखते हैं, जो हम कश्मीर में होता देखते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवाद के नाम पर चीजें देखते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आपकी टिप्पणी डोगरा साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं सहानुभूति जताऊंगा नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उनकी अखबारों में ये कहा गया है कि मोदी साहब तो रॉक स्टार की तरह USA में छाए रहे और नवाज शरीफ निकम्मे, नाकामयाब और बेकार रहे। तो ये पाकिस्तानी अखबारों में है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो स्पीच पढ़ी वो तो आर्मी ने और मलिहा लोधी ने लिखी थी, जो आर्मी की कैंडिडेट हैं, तो वही पढ़ के सुना दी। तो नवाज शरीफ साहब को आप ना इसका जिम्मेदार बताइए, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको जो कहा गया उन्होंने बोल दिया। बात ये है। तो आप ये कह रहे हैं डोगरा जी, 45 सेकंड हो गए आपके पास, मैं दोबारा लौटूंगा, कि नवाज शरीफ पढ़ रहे थे लेकिन लिखा राहिल शरीफ साहब ने था। कर्नल कौल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब आपका टेक क्या है कर्नल कौल, कल जो कुछ हुआ UNGA में, उस पर, नवाज शरीफ साहब की स्पीच पर, क्या आज भारत को POK का मामला उठाना चाहिए? POK में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं वहां रहने वाले बाशिंदों पर। कर्नल कौल। कर्नल कौल के साथ बात नहीं हो पा रही, मैं दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मीम अफजल साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 45 सेकंड में यही सवाल मेरा आपसे, क्या भारत सरकार को आज जब सुषमा स्वराज बोलेंगी, सुषमा स्वराज का स्पीच होना है कुछ देर बाद, उनको POK की जातियों का मामला उठाना चाहिए? कांग्रेस की क्या राय है? मैं समझता हूं कि सुषमा स्वराज जी जो हैं वो यकीनन आज कल की स्पीच का जवाब देंगी ज़रूर, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर इतना कहूँगा कि उन्होंने शिमला समझौते की, जो समझौता करने वाले भुट्टो साहब थे, आज उनकी पार्टी के नुमाइंदे हमारे सामने बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, उन्होंने मिलकर के इंदिरा गांधी के साथ और उसके बाद अटल जी के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब ने लाहौर समिट के अंदर जो तय किया था
कि किसी तीसरे प्लेटफॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश की है। मैं कहूँगा कि कल की स्पीच सुनकर मेरा एक लाइन का तबसरा ये है कि शायद वो अपने आप को हताश, बहुत मायूस समझ रहे हैं, और मायूसी उनकी जो है वो झलकती है इस तकरीर के अंदर, और उनको लगता है। जी 45 सेकंड हुए, 45 सेकंड हुए। मेहर तारड़ के पास आना चाहूंगा। मेहर, आपके रिमार्क्स बीम अफजल साहब की बातों पर और आपके प्राइम मिनिस्टर के स्पीच पर, ओपनिंग रिमार्क्स 45 सेकंड। बाकी बातों पे तो मैं बाद में कमेंट करूंगी जब डिस्कशन शुरू होगी, लेकिन आपके वन ऑफ योर पैनलिस्ट, मुझे नाम नहीं पता इस वक्त क्योंकि सिंस आई कांट सी पीपल, तो मुझे, और सिंस जानती भी नहीं उनको, उनकी स्टेटमेंट से सबसे पहले तो उनकी पॉलिटिकल इग्नोरेंस जाहिर होती है। नवाज शरीफ साहब और फौज एक दूसरे से उतने ही दूर हैं जितना चॉक एंड चीज एक दूसरे से दूर होते हैं। सारी दुनिया को पता है कि उनकी फौज के साथ नहीं बनती। एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको कू के जरिए हटा दिया था पावर से, और दूसरा पिछले साल भी जब जिस वक्त सारे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हुए थे, तो सबका इशारा फौज की तरफ था कि प्रॉबेबली फौज उनके पीछे पड़ी हुई है उनको दोबारा पावर से हटाने के लिए। तो ये तो आपका प्रेमिस ही खराब हो गया ना कि उन्होंने। जी मेहर, 45 सेकंड्स हो गए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। कर्नल कॉल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पीओके में जो एट्रोसिटीज हैं, मीम अफजल साहब मैं आऊंगा सबके पास, एक बार कर लूं, उसके बाद सबसे आखिर में नलिन के पास आऊंगा क्योंकि सरकार का पक्ष उनको रखना है। कर्नल कॉल, क्या आपको लगता है कि सुषमा स्वराज को आज की अपनी स्पीच में पीओके में जो एट्रोसिटीज हुई है, जो वीडियो सामने आए हैं रिसेंटली, वो मामला भी रेज करना चाहिए भारत को? अगर पाकिस्तान मामला उठाता है कश्मीर का, तो भारत को गुलाम कश्मीर का मामला उठाना चाहिए? सुमित, ये ऑडियो क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत मेरे समझ में आया जो आप बोल रहे हो। ऑडियो इज नॉट वेरी क्लियर, बट जो ये पीओके का मामला है, ये मैं इतिहास के पन्नों के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और मुझे लग रहा है कि सुषमा जी भी इसको जोड़ेंगी कि 20वीं सदी में जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज कायम हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये उनमें से एक है, और शायद अब समय आ गया है इस बाउंड्री का तोड़ने का। और ये आवाम की आवाज़ है, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, ना हमको इंटरेस्ट है, लेकिन वहाँ के आवाम की आवाज़ जो सुन रहे हैं, आपने जो वीडियो कल से दिखा रहे हैं और हर चैनल पे दिखाया जा रहा है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, और आवाज़ अल्टीमेटली जो है। कर्नल कॉल, मैं लौटूंगा आपके 45 सेकंड्स होकर डिबेट की शुरुआत करूंगा। आखिरी स्पीकर बचे हुए हैं 45 सेकंड्स में। नलिन कोहली, सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सुषमा स्वराज को जवाब देना चाहिए नवाज शरीफ का हर बात का? मुझे लगता है सरकार की तरफ से ऑलरेडी स्पष्ट एक बयान आया भी था जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कई चीज़ें रखी हैं, जिसमें एक बात बड़े स्पष्ट रूप से रखी गई थी कि ऑक्यूपायर के ऊपर में कन्फ्यूजन है। ऑक्यूपाइड टेरिटरी तो है पीओके, लेकिन ऑक्यूपायर किसका कौन है वो भी स्पष्ट हो जाए। आतंकवाद को लेकर हमारा एक रुख रहा है। मुझे लगता है कि इस पर प्रोग्राम के अंदर मैं विस्तार से बताऊंगा क्यों आतंकवाद का विषय इतना महत्वपूर्ण है। बातचीत तो हर विषयों पर होती रह सकती है, लेकिन आतंकवाद का विषय सेंट्रल है। बाकी नवाज शरीफ साहब का अधिकार है, वो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, वो रख सकते हैं अपनी बात। कितनी गंभीरता से वहां के लोग इस बात को सुन रहे हैं या ले रहे हैं वो एक अलग विषय है, और मैं मानता हूं कि इसका रुख कई पाकिस्तानी कमेंटर। जी नलिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड हो गए। डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं, डिबेट ओपन है, आप सब बीच में हाथ उठाकर शिरकत कर सकते हैं। मीम अफजल साहब, आप बोलना चाह रहे थे। अफजल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मीम अफजल। देखिए, मैं ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने 3-4 पॉइंट्स रखे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम डीमिलिटराइजेशन कर लें, यानी अपनी फौज को जो है वहाँ कम कर लें, और पीस के लिए बात की। हमने कब मना किया है पीस के लिए? हम तो हमेशा पीस की बात करते रहे हैं। धमकियां तो हमको उधर दूसरी तरफ से मिली हैं, न्यूक्लियर हथियार तक के। हमने तो आज तक हमारे किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर हथियार जो है हमने वो कोई खिलौना नहीं है, हमने ऐसा नहीं बनाया है। तो सारी जो गैर जिम्मेदाराना बातें हुई हैं वो पाकिस्तान के जिम्मेदार लोगों ने की हैं, और मैं किसी का नाम इस वक्त नहीं लूँगा, जाहिर है इतना वक्त नहीं होता है। आप पुराने बयानात उठाकर देख लीजिए। हमारी तरफ से इस तरह जाहिर है हम रिएक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा फायरिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। फायरिंग की तो हमें शिकायत रही है। हम लोग रोज़ टीवी चैनल पर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि इतनी फायरिंग हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जवाब दे रहे हैं।
तो फायरिंग हमारी तरफ से नहीं होती, उनकी तरफ से होती है। और हमारे यहाँ कितनी फौज रहेगी नहीं रहेगी ये तय पाकिस्तान तो नहीं कर सकता। अगर फायरिंग होगी, आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो ये हमको हक पहुंचता है कि हम उसकी हिफाजत करें अपनी सरहद की और उसका ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर में कोई दम नहीं है। कई बार पहले भी उठा चुके हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में, और मैं उनको अपने जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप भारत के साथ बातचीत करने में सीरियसनेस दिखाइए। भारत सीरियस होगा, इसमें दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट है। हमारा कोई शौक नहीं है आपसे लड़ने का, हमारा कोई शौक नहीं है पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद होते हुए देखने का। आपने कहा आतंकवाद की बात, आतंकवाद मैं जवाब देता हूं। आज पीड़ित हैं, लेकिन शुरुआत तो आपने की। मेहर जवाब देना चाह रही है। मेहर जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? नहीं, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी दो मुल्कों के दरमियान में, बेशक उनके एज आई ऑलवेज से साइजेस में फर्क हो, उनके आउटलुक में डिफरेंस हो, अगर उनकी बहुत ज्यादा लेजेंडरी हिस्टोरिकल एनिमिटी है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो सारी जिंदगी अगर आप इसी तरह लोग चाहते हैं कि चलती जाए, वो चलती जाए, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट अदरवाइज उसकी जापान के साथ भी सुलह सफाई होगी, अमेरिका की, जर्मनी के साथ भी सारी दुनिया ठीक होगी, थिंग्स चेंज। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हर बात को झूठा कहना और हर बात को कहना कि वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं, उनकी तो नियत ही खराब है, वो तो सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं टू दीस थिंग्स। वो तो शुरू से उनका पूरा बैकग्राउंड देखें। आई एम नॉट इवन PMLN वोटर। बिल्कुल नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं। मेरे आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने तो हमेशा पीस के लिए कहा, पीस की बात। मेहर, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। 10 जुलाई को उफा में मिले थे दोनों प्राइम मिनिस्टर रशिया में, और वहां पर एक समझौता हुआ था, वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वहां पर एक चीजों को आगे ले जाने का प्रोसेस तय हुआ था। आप 10 जुलाई को कुछ कहते हैं रशिया में, और 14 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच के इस्लामाबाद में अपने बयान से मुकर जाते हैं। कश्मीर को आप पीछे छूट जाते हैं। NSA लेवल के टॉक्स को लेकर कितने तरह की बयानबाजी हुई, आखिरकार वो टॉक्स हो ही नहीं पाए। और मेहर ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है कि मुल्ला उमर कहाँ था, दुनिया जानती है कि उसामा बिन लादेन कहाँ मिला, हाफिज सईद कहाँ थे, और ये सब लोगों को कौन पनाह दे रहा था? मेहर, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर जाके दे रहे थे पाकिस्तान में क्या? मुल्ला उमर वहाँ पे था। अगर हमारे मुल्क के हिस्से में जंग हो रही, यू थिंक कि वो प्राइम मिनिस्टर की हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, लखवी, आप यू नेम इट एंड एवरीबॉडी इज देयर। जितने दाऊद इब्राहिम, जितने टेररिस्ट, जितने लोग पाकिस्तान के साथ लिंक उनके साथ है ना, जो कि बहुत ज्यादा बुरे काम करते हैं और बहुत ज्यादा बुरी चीजें करते हैं। उससे लेकिन मेहर, जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम है, तो पाकिस्तान आतंकवाद का विक्टिम क्यों बना, ये भी आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसे आतंकियों को पाला, पाकिस्तान ने उनको पनाह दी अपने यहाँ। देखें ओवर द ईयर, यस, लोगों में इतनी समझ आ गई है कि वंस अपॉन अ टाइम वो कोटेशन मार्क्स में फ्रीडम फाइट, और वो किसी चीज के लिए, हम इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम इस नोबल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो तो तालिबान भी कहते हैं ना। प्रॉब्लम ये अब लोगों में समझ आ गई, अब लोगों में इतनी अकल है, अब हर पाकिस्तानी को ये पता है कि आप जब किसी और मुल्क में या किसी को भी किसी तरह नुकसान पहुंचाते हो, ये कह के कि हमारा बड़ा अच्छा इंटेंशन है लेकिन हम कोई बुरा काम करके उससे कोई अच्छा फायदा उठाएंगे, सबको पता है कि ये गलत बात है। हर इंसान को इस चीज की समझ आ गई है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानियों से जब वो कहते हैं पाकिस्तानी वेक्टर, पाकिस्तानियों बेचारों का क्या कसूर है? हम लोग जो बिल्कुल, हम तो खुद मानते हैं, हम तो आवाम के साथ बातचीत करने के हक में रहे हैं, और भारत पाकिस्तान के बीच, आवाम के बीच बातचीत हो, इसके कई प्रोसेस भी शुरू किए गए। बड़ी ज्यादती है आप लोगों की, आप समझते हैं पूरा मुल्क इसी काम में लगा हुआ है। मेहर, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं ये पूरे पैनल के इस बिहाफ पे बोल सकता हूँ, पूरे इंडिया के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेहर तरार की सुमित अवस्थी से या मेहर तरार की नलिन कोहली से कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर जब आप पिक्चर रखते हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम को यूज करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, तो अपने POK के बारे में भी आपको बोलना चाहिए। आप क्या चल रहा है वहां पर, क्या हो रहा है, ये तस्वीर भी आपको बताने का काम है। आप उस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान के मेन चैनल डॉन पे 11 बजे प्रोग्राम आएगा, प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने सारी की सारी रिपोर्ट डिफरेंट इंसिडेंट्स इकट्ठे करके जोड़ के, और मैं दोबारा आई कैन से दिस ऑन ओथ, आप इसी वक्त किसी को जिन कश्मीरियों को आप पाकिस्तान के कश्मीर में जानते हैं, तो खुद पर्सनली फोन करके चेक कर लें, किसी जगह पे कोई ऐसी, ऑफ कोर्स होते होंगे, ऑफ कोर्स इस तरह के इंसिडेंट बिल्कुल हुए होंगे वहां पे। आज भी 2 पाकिस्तानी आतंकवादी
हिंदुस्तान के कब्जे में जिंदा है, जिंदा सबूत है हमारे पास। वहाँ पे हेल इन पीओके, देयर इज नो हेल इन पीओके। आई से दिस टू यू ऑन योर नेशनल टेलीविजन ट्वाइस। मेहर ये आप मानती हैं, लेकिन वहाँ जो लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान आते जाते हैं, जम्मू कश्मीर आते जाते हैं, वो हमको बताते हैं कि किस तरीके से उन पे एट्रोसिटीज हैं। वो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है, उनको डर लगता है कि लौट के जाएंगे तो सर कलम हो जाएंगे। आपके साथ नहीं करेंगे, ये स्थितियां हैं, डायस्पोरा को जो उनके ये स्थितियां हैं। कर्नल कॉल, वो उनको तस्वीरें पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वो उनको फोन भी कर सकते हैं, स्काइप भी कर सकते हैं, फोटोज भी भेज सकते हैं। अरे सब बंद कर दिया आपने। लेट मी इन्फॉर्म यू मेहर, वाले कश्मीर की मेहर लेट मी इन्फॉर्म यू, मुजफ्फराबाद में कोई फोन कनेक्टिविटी काम नहीं कर रही है। मुजफ्फराबाद नहीं कर रही है। आप आज अभी आप चेक कर लीजिए। आई चैलेंज यू, आप लाइव टीवी पे हैं नवीद चौधरी साहब के साथ, आप अभी चैलेंज अभी किसी से बात करके दिखाइए मुझे। मुजफ्फराबाद से मैं ले लूंगा। मैं 24 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, सारे फोन कनेक्शन काट दिए गए हैं, सारे इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी ने कुछ दिन पहले इन्वाइट किया था कि वहाँ पे आए, वहाँ पे आर्टिकल्स दिखे, वहाँ पे आके लोगों को इंटरव्यू करें। आप ये क्यों मानना चाहते हैं? आप यूएन ऑब्जर्वर को बुला लीजिए ना। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, मैं तो बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करूंगी। अरे हो रहा है, हम तो बात करते हैं, हम तो दिखाते हैं जो भी कुछ होता है। हमारे यहाँ सेंसरशिप नहीं है। दर्दनाक हालत नहीं, और उनको नलिन कोहली एक्सेप्ट करने को ठीक है, नलिन कोहली ने हाथ उठाया। आपके चैनल के अलावा किसी के पास और अपनी जगह भी मैं कुछ कहना चाहूंगा सुमित जी। मेहर एक मिनट, मेहर लेट्स ओपन दिस डिबेट, लेट्स ओपन दिस डिबेट। आपके पास सवाल, बहुत सारे लोगों के सवाल है। नलिन कोहली बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मैं 3-4 विषय करूंगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहूंगा कि आपस में अगर बातचीत हो तो थोड़ा सा ईयरफोन पे समझना जरा कठिन हो जाता है सारे विषय। लेकिन एक हाँ, मैं 2-3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा। पहली बात है, नवाज शरीफ साहब की बात करें। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने ओथ स्वेरिंग इन सेरेमनी पर न्योता दिया था सारे आसपास के जो मुल्क हैं उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और नवाज शरीफ साहब आए थे। वो बहुत ग्रेशियस उनका जेस्चर था, और इस बात को हम लोग खुशी से स्वीकारते हैं। कई लोग पाकिस्तान में कहते हैं उनके लिए पॉलिटिकल रिस्क था एक किस्म से कैपिटल का, तो मैं मानता हूं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक अच्छा एक अवसर आया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विषय पर कि पाकिस्तान ने और उन्होंने कश्मीर का विषय उठाया। भारत को जो कहना है आज उन्होंने कहा है, हो सकता है कि सुषमा स्वराज जी कुछ आगे कहे, लेकिन विषय क्या है कि उनका अधिकार है वो जो उठाना चाहे। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, जो उठाते उसका इंपैक्ट क्या है और उसे कितनी सीरियसनेस से इंटरनेशनल कम्युनिटी ले रही है या देख रही है, वो एक अलग विषय है। और इस पर पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि इस विषय पर वो गंभीरता रही नहीं। यदि इंटरनेशनलाइजेशन और इन विषयों को उठाना है तो यूएन के रेजोल्यूशंस तो एलईटी पर भी है, लश्कर तैयबा पे। तो इस रूप से कई चीजों को एक बार उंगली दिखाने से कई उंगलियां वापस आती है, लेकिन वो तो उनको तय करना पड़ेगा। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा एक फंडामेंटल पॉइंट समझ लीजिए बातचीत का। पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए सेंट्रल विषय है। भारत लगातार कहता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करें। कॉम्पोजिट डायलॉग जिसमें सारे विषय आते हैं, अलग अलग विषय हैं, वो सस्पेंडेड है दोनों देशों के बीच। तो अभी वो कॉम्पोजिट डायलॉग तो हुआ ही नहीं है, हो भी नहीं रहा है। बातचीत करने का एक अवसर आया था जो जुलाई आपने ऊफा को रेफर किया है। ऊफा स्पेसिफिक स्टेटमेंट था टेररिज्म के ऊपर में, विषय और सब्जेक्ट क्लियर है, कौन बात करेंगे वो भी क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। उसमें दो पहलू हो चुके हैं, जैसे डीजी बीएसएफ ने बात किया पाक रेंजर से, बॉर्डर पे कैसे सीज फायर का वायलेशन घटे, तो एक पहलू चला है। अब आ जाते क्यों टेररिज्म सेंट्रल है। अगर आप लाहौर डिक्लेरेशन में जाएंगे, जो शिमला के बाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और उस टाइम अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें प्रेसिडेंट के साथ, उसमें बड़ा स्पष्ट है। पहले आता है पाकिस्तान विल नॉट यूज इट्स टेरिटरी फॉर एनी टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद आता है अगर सेंटेंस आगे जाकर कि दोनों देश हर विषयों पर बात करने के लिए तैयार हैं। यही बीजेपी का एक फंडामेंटल स्टैंड हुआ है कि टॉक्स एंड टेरर डोंट गो साइड बाय साइड। इसका कारण है कि टेरर जो है वो माहौल ही नहीं क्रिएट करता, और पाकिस्तान में भी टेररिज्म के जो प्रॉब्लम है जिस पर पाकिस्तान के पैनलिस्ट बताएंगे, तो ये विषय जो है पाकिस्तान के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। राजीव डोगरा साहब, मैं एक कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगा, यहां पर ब्रेक में जाऊं उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा डोगरा साहब, पाकिस्तान के पास नवाज शरीफ की क्या मजबूरियां हैं
क्यों उनको पाकिस्तान बार बार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आकर कश्मीर का मामला उठाना पड़ता है, वो किसको खुश करते हैं? आपने बिल्कुल वाजिब शब्द यूज़ किया, मजबूरियां। नवाज शरीफ साहब बहुत मेजॉरिटी से आए थे और बहुत कॉन्फिडेंस से आए थे पिछले इलेक्शन में, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे, और बहुत जल्दी उनकी नाकामियां सामने आने लगी और फौज का रुख जो है कड़ा से कड़ा होता गया। 2 बार नवाज शरीफ साहब डिसमिस हो चुके हैं आर्मी चीफ से। तो मजबूरी उनकी ये है कि उनकी कुर्सी जो है वो डगमगा गई है। तो अभी वो आर्मी के बदौलत चल रहे हैं अपने कुर्सी पे, और कुछ पता नहीं, उनकी अखबारें पढ़ें पाकिस्तान की, उनके मीडिया को सुने तो ऐसा लगता है कि कल या परसों वो शायद चले जाएंगे अपनी पोजीशन से। ये होना नहीं चाहिए, पर फैक्ट ये है कि वो डगमगा चुके हैं अपने गवर्नेंस में, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खौफ है उनके, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं को आर्मी जो है वो बिल्कुल। और इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि वो जो स्पीच पढ़ी थी वो पाकिस्तान आर्मी की डिक्टेशन पे पढ़ी थी, क्योंकि अगर वो स्पीच ऐसी ना पढ़ते और ऐसा प्रोवोक ना करते तो शायद जब तक वो वापस घर जाते कुछ और ही हालत होती। बिल्कुल, उफा में जो गलती कर चुके थे उसके बाद अगर ये गलती यहाँ भी होती और नहीं होती वैसी बातें जो लिख के दी गई थी, तो वाकई में नवाज शरीफ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। उनके अपने मुल्क में बहुत क्लियर शब्दों में कह रहे हैं राजीव डोगरा। मैं रिएक्शंस लूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले हमने अपने FM के श्रोताओं से भी इस बारे में सवाल पूछा था। रेड FM के श्रोताओं को लखनऊ के श्रोता क्या कह रहे हैं बता रहे हैं वहां के RJ रुद्र। सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब ने कई बार कश्मीर का जिक्र किया। ये देखकर हमारे लिसनर शार्दुल का ये कहना है कि उनकी उम्र और उनके देश की हालत, ये दोनों चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने नमक और कश्मीर दोनों से परहेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही विश्व आतंकवाद के बारे में अगर नवाज शरीफ साहब बात करेंगे तो फिर वो अपने ही देश में इन आतंकवादियों को पनाह देना अगर बंद कर दे तो विश्व से आतंकवाद ही खत्म हो जाएगा। की राय बहुत जरूरी है। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस शो के दौरान हम इन राय को बराबर लगातार दिखाते रहेंगे और कुछ राय के सवाल बनाकर भी अपने मेहमानों से पूछते रहेंगे। मेरे साथ पूरा पैनल बना हुआ है। नलिन कोहली साहब हैं, मीम अफजल साहब हैं, कर्नल कौल साहब हैं, राजीव डोगरा के बदले अब हमारे साथ जी पार्थसारथी मेरे साथ पैनल पे यहाँ स्टूडियो में शामिल बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में राजनयिक रह चुके हैं। नवेद चौधरी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मेहर तारर हमारे साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान से। 2 मेहमान पाकिस्तान के हैं। सबसे पहले पार्था सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने स्पीच सुना होगा। मेरा 45 सेकेंड्स में अगर आप बता पाए कि इस स्पीच में हिंदुस्तान को क्या देखना चाहिए और कितना घबराना चाहिए इस स्पीच के बाद। देखिए, जब 65 का जंग खत्म हुआ जी, तो अयूब साहब बड़े निराश हुआ, क्योंकि जो उनका मकसद था कि कश्मीर को वो ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए उस पर कब्जा कर लें, वो असफल रहे। तो उन्होंने वादा किया था कि इसका हम बड़े जोश से UN में या संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे। अब 50 साल के से उठाते आ रहे हैं, कहीं पहुँचे नहीं, और इसके बाद भी कहीं नई दिशा में पहुँचने वाले नहीं हैं। तो हाँ, कई प्रस्ताव दिए उन्होंने, लेकिन आतंकवाद के बारे में उन्होंने मुंह नहीं खोला। तो जब तक इस तरह के रिवाज हो तो ठीक है, सुनते रहेंगे हम, और हमें जो करना है हम करेंगे। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में रह चुके हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम वो कश्मीर की बात करते हैं, भारत क्यों नहीं POK की बात करता है? POK में जो कुछ होता है, POK में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आपको लगता नहीं कि सुषमा को आज अपनी स्पीच में अंडरलाइन भी करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को? देखिए, हम उनके स्तर क्यों अपने को नीचे क्यों करें? हम एक इलाकाई शक्ति हैं इस दक्षिण एशिया में नहीं, पूर्व एशिया में, पूरे जगत में हमारा एक रोल है। तो हम क्यों अपने को, अपनी छवि को घटाएं इस तरह?
ठीक है, एक पड़ोसी है, कुछ कभी कभी परेशान करता है, हम उनको सही रास्ते में रखना जानते हैं। इसे हाँ, विदेश मंत्री हाँ उसकी चर्चा करेंगी, लेकिन इस तरह नहीं कि प्रधानमंत्री के स्तर पर सिर्फ भारत ही भारत की बातचीत करते रहे। बिल्कुल, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके प्रधानमंत्री का जवाब हमारी विदेश मंत्री देगी। नहीं, हाँ जो कहेंगी, लेकिन हमारे जो दृष्टिकोण है जी, हमारे जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो पकड़ है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, हम G20, चाहे G20 हो, चाहे ईस्ट एशिया समिट हो, चाहे दूसरे अभी जो संगठन आए हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, हमारे तो हमारी आर्थिक शक्ति और सैनिक शक्ति के कारण हमारी पहुंच इस दक्षिण एशिया से ज़्यादा है। हम और ना कोई तो हमें ये नहीं कहता है कि हम आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जब अफगानिस्तान बात करेगा सब तो वो सब बताएंगे। नवीद चौधरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बीच में कुछ बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। ऑपोजिशन लीडर होने के नाते क्या आप संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं नवाज शरीफ साहब की स्पीच से? देखिए, पहली बात यह है कि आपने चैनल तो बना लिया, तो 45 सेकंड के लिए मुझे हाफ एन आवर आपने बिठाए रखा है, सिर्फ 45 सेकंड के, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको बैलेंस रखा करें। मैं बैलेंस रखता हूँ, आप हाथ रेज करिए, अगर मैं आपको ना मौका दूं तो मेरी गलती है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे कैसे पता लगेगा आप बोलना चाह रहे हैं? लेकिन हमने सुना नहीं मेरी बात। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, चलिए आगे बढ़िए। 50 तो पता है। अब देखिए जितनी यहाँ अभी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर मैं सबसे पहले तो ये बात कहने की बात है कि जी नवाज शरीफ साहब ने वहाँ जो स्पीच की उसके अंदर क्या बात की, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की है वो है कि यूनाइटेड नेशन अपना रोल अदा करने में नाकाम रहा है। ये पहली दफा ये बात बहुत जोर से वहां कही गई है, जिससे जो यूनाइटेड नेशन का रोल है वो रोल वहां अदा नहीं कर रहा, इसलिए ये बातें वहां की गई हैं। और जहां तक कश्मीर का, क्या वो ये चाह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन लाने की बात थी प्लेबिसाइड को लेकर, वो नहीं करवा पाया? आप उस तरफ इशारा कर रहे थे क्या नवाज शरीफ? नहीं, देखिए, जब एक प्लेबिसाइड के लिए बात हो गई थी और एक उनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, बाकी मोल साहब के साथ भी यही डिस्कशन हुई कि जब ये चीज पड़ी है तो उसके ऊपर आप लेके आए, इसको फॉरवर्ड करें। अगर उस पर जो भी आपने एक्शन करना है, अगर मसाइल के हल के लिए यूनाइटेड नेशन ने रोल नहीं अदा करना तो क्या फायदा ऐसी जनरल असेंबली का या ऐसी बातों का। दूसरा, उन्होंने जो बातें वहां कही हैं वो बातें देखने के लिए। अभी आप हर कल से एक बात पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर है उसके अंदर फोन नहीं मिल रहा, लाइन नहीं मिल रही। आप मेरे साथ अभी कहें, मैं अभी रोज 1 सेकंड में आपकी प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर से बात करवा देता हूँ। अभी 1 सेकंड के अंदर आपको नंबर देता हूँ और आप मिलाइए, वहां से मैं बात कर लेता हूँ। मैं अभी बना देता हूँ। हम लोग तो यहाँ से मिला नहीं पा रहे हैं। ये आपकी सोच है, इससे नहीं, ये सोच नहीं है नवीद साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। बीते 10-12 घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं, हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजा, हमारे पास जो जानकारी है मुजफ्फराबाद में कोई फोन लाइन काम नहीं कर रही है। आप अपने रिपोर्टर को मेरे पास अरे शुक्रिया जनाब, इस इन्विटेशन के लिए शुक्रिया। मैं ये ऐसी मसला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें चीजों को सुलझाना है, हमें अमन की तरफ बढ़ना है, हमें अमन के सोचना है। सिर्फ बातों की हद तक अमन नहीं होता, अमल से होगा। अमल हम क्या कर रहे हैं, हर रोजाना हम एक दूसरे के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं, हम भी एक दूसरे के साथ। और आपके अपनी अभी जितनी गुफ्तगू चल रही है इसमें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा नजर आ रहा है, हकाइक बहुत कम दूर नजर आ रहा है। हमें हकाइक की नजर में देख रहा है, हमें ये नहीं देखना कि क्रिटिसिज्म क्या है, हमें ये देखना है कि दोनों कौमें किस तरीके से आगे तरक्की कर सकती है। यहाँ लोग जो बैठे हैं उनको किस तरीके से हम आगे लेके ठीक है। चौधरी साहब, आपकी कमेंट पे 2 हाथ उठे हैं, पहले पार्थसारथी साहब और फिर मीम अफजल साहब रिप्लाई करना चाहते हैं। मैं उनसे पूरे सॉरी मेयर में आप बोलते रहिए, आपकी आवाज मेरे पास है क्योंकि वीडियो नहीं है, हम ऑडियो के थ्रू जुड़े हुए। तो मैं उठा नहीं सकती। नहीं, आप बीच में इंटरवीन करिए कि मैं बोलना चाहती हूँ। हम सॉरी, उनसे बात करने नहीं, ये सेंस ऑफ बिल्कुल वो सही नहीं, उनको कहने दीजिए। सुपीरियरिटी है ना, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज।
कोई अपने मुल्क में, आपके मुल्क में आपका क्या ख्याल है? सारे हालात बहुत अच्छे हैं, कोई गुर्बत में नहीं रह रहा, कोई मर नहीं रहा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, औरतें बड़ी सेफ हैं, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं उछालते, हम लोग हर वक्त इंडिया के बारे में ना इस नफरत से बात करते हैं। हम तो इंडिया की हर पॉजिटिव बात मैं तो बकायदा पॉजिटिव बातें आपकी हाईलाइट करती हूँ। मुझे हंसी आ रही है, सारे टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान से होते हैं। घाटा बनाए थे, उसके बाद 2 जिंदा आतंकवादी आज भी हिंदुस्तान के कब्जे में, कितनी बार याद दिलाऊं? जितने आपके प्राइम मिनिस्टर को मिली है, इवन अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने दिए। आपका हम जब कभी बात करें हम उसके पीछे पड़ जाएं कि गुजरात में क्या हुआ, आपके मुल्क में क्या हुआ, आपके पास में। आप लोग इतने हमारे से अजीब सी आप लोगों को ये कोई कि हम पता नहीं कोई कीड़े मकोड़े हैं और पता नहीं हम क्या हैं, हमको किसी गार में रहते हैं, हमको बड़े प्रिमिटिव लोग हैं। ये बड़ी ज्यादती है। मैं बड़े दुख से पार्थसारथी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू यू। मेहर सुनिए, पार्थसारथी साहब आपकी बात। मेहर साहिबा, सुनिए मेहर प्लीज। मेहर साहिबा, हम आपका पूरा इज्जत करते हैं। जो इंडियंस से पूछे हम लोग किस तरह के लोग हैं, हमारी मेजॉरिटी किस तरह की, कुछ हजार लोगों की वजह से आपने पूरे मेहर साहिबा, मैंने तो यही कहना था, उसके बाद बाकी ठीक है। मेहर सुनिए मेहर साहिबा, हम आपकी पूरे इज्जत करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इस पर जिक्र करें, लेकिन अगर आपके मुल्क से तशद्दुद के लिए हमारे मुल्क के अंदर लोग आए, उसका हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये जो हो रहा है आपके मुल्क के सरजमीन से, इसके बारे में मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं। आप अफगानियों को सुनिए। आप जो सुषमा स्वराज ने सेक्रेटरी केरी के साथ जो कम्युनिके साइन की थी, साफ उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान को लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क, जैशे मोहम्मद जैसे जो गुट हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। हम नहीं कह रहे, अमेरिकन कह रहे हैं, आपके दोस्त हैं। और जब हमारे वजीर आजम गए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहां भी यही जिक्र था, जो उनका सबसे अच्छा दोस्त है, वो जो जिनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, आपके मुल्क की इज्जत करते हैं, आपके अवाम के हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो आपके सरजमीन से होता है उस पर ईरानी खफा है, उससे अफगानी खफा है। हम खफा नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि दुखी हैं, एक किस्म गम है कि आपके मुल्क से ऐसी चीजें आती हैं। बिल्कुल। नलिन कोहली कुछ बोलना चाह रहे थे। आता हूं अफजल साहब मैं आपके पास। नलिन कोहली, मुझे लगता है कि ये गलत रुख है जो मेहर जी कह रही हैं कि हम लोग जैसे एक पाकिस्तान को कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारी इच्छा भी नहीं है देखने के लिए, ना मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में हिकअप ज्यादा हैं और बातचीत कम, हिचकियां ज्यादा आती हैं। इसके कई कारण हैं और उस पर लगातार हमारे चैनलों पे बातचीत भी हुई है। पाकिस्तान के चैनल में भी जाहिर है बातचीत होती है। पाकिस्तान को अपना तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। एंड ऑफ द डे की इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब मुझे लगता है कि उस हद तक सुन नहीं रही इस बात को, क्योंकि इस बात में कश्मीर है ना, बातचीत की भी बात अगर हम करें तो पाकिस्तान हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को खोजता है बातचीत में शामिल करने के लिए। यदि 2 प्रधानमंत्री मिले, प्राइम मिनिस्टर्स मिले, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, पाकिस्तान के एनएसए आने वाले हैं, नहीं हम लोग पहले बात करेंगे, या पहले फॉरेन सेक्रेटरी हम लोग पहले बात करेंगे हुर्रियत से, इंटरनेशनली जाएंगे तो कहेंगे हम लोग चाहेंगे कि थर्ड पार्टी आकर कोई बातचीत करे। आमने सामने बात करके हल करने के लिए जो अफसर आते हैं वो भी फिर रह जाते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को यह तय करना है, भारत आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ना भी चाहिए, पाकिस्तान भी अपना मेहनत करके आगे बढ़े, लेकिन अगर बातचीत करके रिश्ते करने हैं तो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें टेररिज्म का जो मैंने आपको समझाया लाहौर स्टेटमेंट से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो प्रॉब्लम वो है, उसको हम कर्नल कॉल वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। कर्नल कॉल, कर्नल कॉल, अफजल साहब मैं आ रहा हूं। कर्नल कॉल, इनकी बात सुन लेते एक मिनट सुमित भाई, क्योंकि दोनों बातें सुमित मैं साइमल्टेनियसली आ रही हैं। जी कर्नल कॉल बोलते, फिर मैं आता हूं मेयर के पास। कर्नल कॉल का सिग्नल कट गया था, सॉरी। कर्नल कॉल। सुमित साहब, मैं पिछले आधे घंटे से आउट था, सिग्नल नहीं था। मैं तो 4 पॉइंट जो नवाज शरीफ साहब ने यूएन में रेज किए हैं, और चारों पॉइंट के ऊपर सीधी बात करना चाहता हूं। 2003 का सीज फायर किसने उल्लंघन किया? आपने किया, हमने तो नहीं किया। सियाचिन से हट जाइए, कौन वहां सियाचिन में पहले घुसने लगा था? 84 में आप घुसने लगे थे, हमने आपको प्रीएम्प्ट कर दिया, और क्योंकि आप चाइनीज के साथ मिलना चाहते थे, आप वहां से हटिए, हम भी हट जाएंगे। डीमिलिटराइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
आपको यूएन रेजोल्यूशन 49 जिसको आप राग अलापते हैं, जो अब नल एंड वॉइड है, उसमें सबसे पहला कॉलम, पहला पॉइंट ये है कि पहले आप पीओके को खाली करिए। बिल्कुल। और लास्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो भी सीज फायर का, ये जो पीस टॉक्स होने चाहिए। अगर यार आपको रिक्वेस्ट करिए कि हमने कब मना किया पीस टॉक से, ये बेबुनियाद हरकतें बंद करिए, पीस टॉक्स के लिए हम तैयार हैं। ये चारों पॉइंट जो कल उन्होंने यूएन में दिए, इनको नकार करने बिल्कुल सही कार्रवाई करिए। एक बात और मैं कर्नल साहब ने जो कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, कि जब उफा में मिले तो बात ये हुआ कि डीजीएमओज, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी जो फौजी अधिकारी हैं दोनों पक्ष के, दोनों मिलेंगे। अब पाकिस्तान का डीजीएमओ नहीं बनना चाहता है। अब अगर उनके फौज हमारे फौज से बात करने से डरती है, हिचकिचाती है, तो हम क्या करें? मीम अफजल आप बोल रहे थे, मीम अफजल साहब, उसके बाद पाकिस्तान से रिएक्शन। मीम अफजल। पहले तो मैं, जो चौधरी साहब हैं पीपीपी के लीडर, उन्होंने एक जुमला बोला कि हम लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं। हमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सारी दुनिया जानती है भारत कहाँ खड़ा है, और ये भी जानती है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक बात कही उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। आपके यहाँ 50,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? अगर आपने बोतल से जिन को बाहर निकाला है तो उसको वापस बोतल में लाने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा। ये हम तो यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारा एटीट्यूड हमेशा, कोशिश हमारी ये इसलिए कि हम समझते हैं कि आवाम जो है दोनों मुल्कों में वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स डिवाइड है फौज के दरमियान में, पॉलिटिकल लोगों के दरमियान में, आज मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि उनकी स्पीच फौज ने लिखी है। मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं डिसएग्री करता हूँ। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने जो कल तकरीर की है वो अंदर से बहुत सख्त है, लेकिन बाहर से बड़ी नर्म दिखाई देती है। अल्फाज भी अच्छे हैं उसके। बहुत लोग सुन करके कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने बड़े प्यार से हमको कुछ सजेशंस दिए हैं और कहा है कि हम पीस टॉक चाहते हैं। ये बात फौज नहीं करती। दूसरी बात ये कि वो जो आज बोले हैं यूएन में, कल वापस पाकिस्तान जाकर उस पर किस किस्म का रद्द अमल फौज का सामने आएगा, और वहां पे कुछ उन्हीं की पार्टी के लीडर, उन्हीं की मिनिस्ट्री से कौन लोग क्या बोलने लगेंगे, कुछ पता नहीं है। हाँ, पलटने में तो क्या कोई सिस्टम पता नहीं है, कई बार देखा हमने पाकिस्तान को। आपको पता है कि उफा के बाद अगले ही रोज बयान आया था वहां पर। बिल्कुल, आप देख लीजिए, मेहर उफा के बाद अगले ही रोज क्या बयान आया था। मेहर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? एक बात और कहना चाहता हूं। मेहर साहिबा को मुझे लगा, मेहर साहिबा बहुत अच्छी राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत संजीदगी से बात भी करती हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे हम लोग उनको कुछ समझ, अरे अगर नहीं समझते होते तो भारत के इस टेलीविजन बड़े चैनल के ऊपर आप 2 हजरात बैठे हुए हमारे साथ बहस कर रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान के किसी चैनल ने आज तक बुलाया नहीं, हमसे तो नहीं कहा कि आप तबसरा कीजिए। एक पॉलिटिकल आदमी है, दूसरे आप खुद हैं, और हमेशा आप आती हैं, और यहाँ पे लोग आपको बहुत जानते हैं। शायद आपको पाकिस्तान में इतने लोग ना जानते हो मेहर, जितने लोग आपको अब हिंदुस्तान में जानते हैं। चौधरी साहब, तो मुझे हिंदुस्तान के लोग इसीलिए जानते हैं ना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें करती हूँ। मैं हिंदुस्तान के नुक्स नहीं निकल, वो कल वाला वाकया भी सिर्फ हाईलाइट करने की वजह ये थी कि यहाँ वहाँ पे भी वो होना शुरू हो गया जो पाकिस्तान में जिन चीजों को हम कंडेम करते हैं, उसी तरह की चीजें हो रही हैं। लिंचिंग शुरू हो गई है, और लोगों को फेथ की वजह से परसिक्यूट किया जा रहा है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ज्यादा लिखती हूँ इसके ऊपर। तो ठीक है, नहीं, मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया अपनी पॉपुलेशन की वजह से, मैं तो हमेशा समझती हूँ कि इंडिया एक्चुअली यूटिलाइज्ड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट, क्या कहना चाहिए, जो कि लोग कहते थे कि इंडिया का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। उन्होंने उसी पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह यूज किया है, अपने लोगों को तालीम दी है, अपने लोगों को चीजें सिखाई हैं, एक सर्टेन रास्ते पे चल पड़े हैं। वंडरफुल। लर्न फ्रॉम दैट। जिस दिन आपकी स्पेसशिप गई थी, आई वाज द फर्स्ट वन जिसने मुबारकबाद दी थी इंडिया को। जब आपकी ट्रेन चल रही थी कुछ दिन पहले, आपकी सोलो ट्रेन मेहर, आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं, कि पीओके में गुलाम कश्मीर के हिस्से में यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में एक बार वोटिंग हो जाए और तय हो जाए कि वो लोग किसके साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि आज भी हमारी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट की पास है, आज भी हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में हम 24 सीटें खाली छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। क्या आप चाहेंगी, आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी पत्रकार हैं,
कि वहां मैं पर जर्नलिस्ट नहीं हूँ। एक तो मैं ये क्या क्या थक गई, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन पाकिस्तानी के तौर पे बोलती हूँ। बाय द वे, मैंने 2013 में जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इंटरव्यू किया था और डेली टाइम्स अखबार में पाकिस्तान में छपा भी था, मैंने उनसे सवाल पूछा था प्लेबिसिट के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग पाकिस्तान वाले कश्मीर में करवाने के लिए तैयार है। मैंने कहा जी पाकिस्तान में ये इशू कभी उठा नहीं, लेकिन बिल्कुल उठना चाहिए। जिस वक्त प्लेबिसिट की इंडिया में मैं सुनाता हूँ आपको, आपने ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और मेहर, आपने उमर अब्दुल्ला की बात की, अभी बिल्कुल अभी उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन मेरे पास आया है, वो जरूर सुनना चाहिए और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गुलाम कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसके बारे में, पहले वो राय सुनते हैं। allowed the world to believe that Jammu and Kashmir didn't get a plebiscite because India didn't want it. The truth is that Jammu and Kashmir didn't get a plebiscite because Pakistan didn't allow the conditions necessary for that to be created. So it's all very well for the Pakistani Prime Minister to stand up in the United Nations and try and take the moral high ground. But the fact of the matter is that they've got more to apologize for with regard to the way Jammu and Kashmir has been handled. मिस्टर चौधरी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नवीद चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि जो अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही टेररिज्म की सारी परवरिश हो रही है। अगर आपको याद हो, इजिप्ट में जब मनमोहन सिंह साहब गए थे और उन्होंने ये बात कंफर्म की कि बलूचिस्तान के अंदर वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, और उनकी इस बात को किसी ने आज तक डिनाई नहीं किया। अरे हमने डिनाई किया, सभी डिनाई कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। जब नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश गए और उन्होंने जाके इस चीज पे बहुत चढ़ाया कि हमने ये बांग्लादेश बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो अब तो स्टेट टेररिज्म बहुत पहले से कर रहे हैं। अब आज की बात कर रहे हैं, किस मौके पे नहीं आपने कोई मौका जाया किया? बांग्लादेश जिस तरीके जो से आपका ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां पे आपकी फौज की एट्रोसिटीज हो रही थी, उन लोगों ने हमारी हुकूमत से मदद मांगी थी, मदद की गई थी, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री में कोई उस वक्त एट्रोसिटीज भी नहीं थी जब मुक्ति पानी का एक इशू आपने खुद हाईलाइट किया जैसे आजकल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक इश्यूज बना के आप जिस तरह से कर रहे हैं, इसी को टेररिज्म कहते हैं, और यही चीजें जाके नेगेटिव इफेक्ट आती है। अगर आप पार्थ सारथी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं चौधरी जी, रहेंगे तो ये सब चीज होगी। आप एक तरफ तो बहुत अच्छी बातें करते हैं कि जी हम बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके रवैये सुने, आपकी गुफ्तगू एक रिस्पॉन्स लेते हैं चौधरी साहब, बहुत सी तलखी है, उन तलखियों को दूर करने की। देखिए ये हमारी खूबसूरती है कि आप इतना कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हमारे मेहमानों को तो आपके चैनल पे इनवाइट भी नहीं किया जाता है। सुनिए पार्थ सारथी साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपकी बात से, बोलिए पार्थ साहब। इनका नाम क्या है? चौधरी साहब। मैं कराची में कई साल रह चुका हूँ। आपके जो सीनियर नुमाइंदे हैं, चाहे वो नुसरत भुट्टो हो या बेनज़ीर साहिबा हो, सबको जानता हूँ। उनसे मैंने कई, और उनके आप ही के पार्टी के नुमाइंदों से ऐसे काफ़ी बात की है, और उनका भी मानना ये है कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में था ये चीज़ें हुआ नहीं करती। ये शुरू हुआ जब आपके फौजी शासक आए ज़ियाउल हक, और उसके बाद आपके फौज इसे चलाती रही है, सिर्फ हिंदुस्तान के सरजमीन पर नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सरजमीन पर भी। बिल्कुल। तो ये कोई हमारी बात नहीं है, दुनिया कह रही है। जैसे चौधरी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे मत इंटरप्ट कीजिए। आपको हमने पूरे इज्जत सम्मान दी। बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप वाशिंगटन जाइए, जो आपके बड़े निकट 70 साल से आपके बड़े दोस्त रहे हैं, मेहरबान रहे हैं, उनका भी कहना ये है, जब हमारे वजीर खारजा वहाँ गई सुषमा स्वराज, तब उनका कहना ये था कि पाकिस्तान को सबसे पहले बिल्कुल हक्कानी नेटवर्क पर और उसके अलावा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी लगाने चाहिए, जब ही मामला आगे जाएगा। क्योंकि इससे सिर्फ हिंदुस्तान परेशान नहीं है बल्कि अफगानिस्तान भी है। और पाकिस्तान अगर घड़ियाली आंसू बहाता है, नवाज शरीफ साहब अगर कुछ बोलते हैं तो उनको पूरी तस्वीर रखना चाहिए। वो सिर्फ एक तस्वीर रख के नहीं बच सकते हैं, और सारी तस्वीरें, सारी खबरें लगातार दुनिया के सामने आती हैं।
आप केवल अपने आप को विक्टिम नहीं दिखा सकते, और आप विक्टिम क्यों हैं ये भी आपको समझाना पड़ेगा। मैं शुक्रिया कहूंगा इस फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए अपने 6 मेहमानों का। थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त नहीं है इसको आगे ले जाने का, हम चाहते तो इसको और लंबा भी कर सकते थे, लेकिन अंत वही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के मेहमान अपनी बात से नहीं हटने वाले। वो नहीं मानेंगे कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। सवाल यही था कि क्या नवाज आतंकवाद के नाम पर संयुक्त राष्ट्र में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे? हजारों की संख्या में बीते 1 घंटे में मुझे जवाब मिले हैं। 80% लोगों ने हाँ कहा है, 20% लोगों ने ना कहा है। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कहता है, हिंदुस्तान का IBN7 का दर्शक वर्ग, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर संयुक्त राष्ट्र में जाकर आतंकवाद के नाम पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। वक्त हो चला है, हम तो पूछेंगे कि आज समाप्त करने का एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे। और आज इंडिया 9 बजे का फोकस खासतौर पर रहेगा बिहार में हुई चुनावी बदजुबानी पर। बने रहिए IBN7 के साथ।